नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से। दिल्ली के लिए कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों का कल ऐलान संभव है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है चांदनी चौक से संदीप दीक्षित का टिकट तय है, यह भी खबर आ रही है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार रेस में है। और न्याय पत्र नाम से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा। पार्टी का फोकस युवा, महिला, मजदूर और किसानों पर। एक और बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को भेजा नोटिस। बीजेपी से ऑफर वाले बयान पर जवाब तलब किया गया। आतिशी ने कहा बीजेपी का मुखपत्र बन गया है चुनाव आयोग। एक और बड़ी खबर आ रही है, बीआरएस नेता के कविता से अब पूछताछ करेगी सीबीआई। जांच एजेंसी को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली इजाजत। दिल्ली आबकारी केस में जेल में बंद है के कविता। और 7 अप्रैल को अखिलेश यादव का गाजीपुर का दौरा। मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात करेंगे अखिलेश। जेल में बंद मुख्तार की हार्ट अटैक से हुई थी मौत। और लालू यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया वारंट। 1995 और 1997 में आर्म्स एक्ट मामले के तहत वारंट है। और मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट से एसपी उम्मीदवार का नामांकन रद्द। आवेदन में हस्ताक्षर न होने और पुराने वोटर आईडी लगाने पर कार्रवाई हुई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा लोकतंत्र की हत्या। और लेह में धारा 144 लागू हो गई है। किसी भी रैली, जुलूस या मार्च पर रोक है। कल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पश्मीना मार्च की कॉल थी। और भारत मालदीव को जरूरी सामान का निर्यात करता रहेगा। मालदीव सरकार की अपील पर 2024-25 में निर्यात जारी रहेगा। कुछ चीजों के निर्यात में पिछले साल से ज्यादा निर्यात की अनुमति है। इन सभी खबरों के साथ अब आपको दिखाते हैं कि कर्टन रेजर में आज कौन कौन सी वो खबरें हैं जो कि सुर्खियों में बनी है। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है, क्या भारतीय एजेंसी रॉ मोसाद स्टाइल में पाकिस्तान में आतंकियों का खात्मा कर रही है? ब्रिटिश अखबार के किस दावे से पाकिस्तान में तूफान आ गया है? खलबली मची हुई है, जरूर देखेगा यह रिपोर्ट। दूसरी खबर, कांग्रेस ने 5 न्याय 25 गारंटी वाला घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी ने कांग्रेस के गारंटी घोषणा पत्र पर छपी तस्वीरों की गारंटी पर ही सवाल उठा दिए हैं। अच्छा, तीसरी खबर, क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और क्या अमेठी में स्मृति ईरानी को रॉबर्ट वाड्रा टक्कर देंगे? इस पर कांग्रेस मुख्यालय से क्या खबर आई है, मेरे सहयोगी कुमार विक्रांत की रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन चौथी खबर, संजय सिंह ने आज बीजेपी पर ही शराब घोटाला करने का आरोप लगा दिया। उनके इस आरोप की पूरी पड़ताल, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की डिटेल गौरव अग्रवाल हमें बताने वाले हैं। पांचवी खबर, सूर्य ग्रहण से कौन सा मुल्क जमकर कमाई कर रहा है? हमारे देश में सूतक लग जाता है, वहां पर टूरिज्म बन जाता है। जिस सूर्य ग्रहण को भारत में खुली आंखों से नहीं देखते हैं, उसे देखने के लिए कौन करोड़ों खर्च कर रहा है? लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है, पहली बड़ी खबर है, इसको आप सभी लोग जरा ध्यान से देखिएगा। सीधे यहां पर हमारी ब्रांडिंग देखिए, ये देखिए, चुन चुनकर हत्या, ब्रिटिश प्रोपेगेंडा। हम छींकते भी हैं तो उन्हें जुकाम हो जाता है, लेकिन आज तो उनका बुखार बहुत तेज हो गया है। बात पाकिस्तान की हो रही है और फिक्र आपकी की शुरुआत आज एक ऐसे दावे से जिसे सुनकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, तूफान आ गया है, परेशानी हर तरफ दिखाई दे रही है। वहां की सेना, वहां की सरकार, यहां तक कि वहां की मीडिया तक में हिंदुस्तान के नाम से खलबली मची हुई है। दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर, हाफिज सईद और उसके जैसे तमाम भारत के टॉप मोस्ट वांटेड दुश्मनों में भी हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ का जबरदस्त डर है। और इस वक्त ये आतंकी पाक आर्मी के संरक्षण में कहीं पर भी छुपे हो, उन्हें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का खौफ बेचैन कर रहा है। उन्हें खौफ है रॉ एजेंट से टारगेटेड किलिंग का। अब सुनिए पाकिस्तान में भूचाल लाने वाला यह दावा क्या है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने एक डिटेल रिपोर्ट प्रकाशित की है और भारतीय खुफिया एजेंसियों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के कुछ अधिकारियों का इंटरव्यू लेने का दावा किया गया है। उनकी तरफ से पेश कुछ दस्तावेजों का बगैर पुष्टि किए हवाला दिया गया है और लिखा है कि रॉ ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों के खात्मे की रणनीति के तहत पाकिस्तान में एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर आतंकियों का सफाया किया है। इस दावे के मुताबिक साल 2020 से अब तक रॉ ने पाकिस्तान के अंदर
20 आतंकियों की टारगेटेड किलिंग कराई है। मारे गए सभी आतंकी भारत में हुए बड़े हमलों में शामिल थे। रॉ का यह ऑपरेशन बिल्कुल मोसाद और केजीबी की तर्ज पर चलाया जा रहा है। हालांकि द गार्डियन अखबार के इस दावे पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए इसे दुर्भावनापूर्ण बताया है। लेकिन इस खबर के छपने के बाद पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की मीडिया में तूफान आ गया है। ये मोदी है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। द गार्जियन में छपी इस रिपोर्ट का शीर्षक है इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान, इंटेलिजेंस ऑफिशियल क्लेम्स। लेकिन यह क्लेम सरासर झूठ पर आधारित है, क्योंकि इसको लेकर ना तो कोई सबूत पेश किए गए हैं, ना ही पाकिस्तानी अधिकारियों से मिला दस्तावेज सार्वजनिक किए गए हैं। इतना ही नहीं, द गार्डियन ने यह जहमत भी नहीं उठाई कि जो दस्तावेज उसे मिले हैं वो खुद इनकी पुष्टि कर ले। बेसिक टेनेट्स ऑफ जर्नलिज्म देखिए, एक एक करके सुनिए नाम। मौलाना रहीम, पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड, 13 नवंबर 2023 को कराची में ढेर। अकरम गाजी, लश्कर का पूर्व आतंकी, 9 नवंबर 2023 को पाकिस्तान के बाजौर में हत्या हुई। ख्वाजा शाहिद, जम्मू के आर्मी कैंप पर किया हमला, 5 नवंबर 2023 को पीओके में ढेर हो गया। मुफ्ती कैसर फारूकी 30 सितंबर 2023 को कराची में मारा गया। मोहम्मद रियाज 8 सितंबर 2023 को रावलकोट पाकिस्तान में मारा गया। इसके अलावा जैश कमांडर मुल्ला बहरूर, जिसे कुलभूषण जाधव को किडनैप किया था, वो मारा जा चुका है। शाहिद लतीफ जैश आतंकी था, पठानकोट एयरबेस के पर हमले का मास्टरमाइंड था। इसका भी दी एंड हो चुका है, यानी 2023 में ही 15 आतंकी मारे जा चुके हैं। लेकिन द गार्डियन अखबार रहस्यमयी तरीकों से हुई इन मौतों पर बिना सबूतों के भारत पर आरोप लगा रहा है। उसकी रिपोर्ट में और क्या क्या लिखा है, ये देखिए जरा। अब भारत में होने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस के एजेंडे की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस ने अपने गारंटी का पिटारा खोल दिया। कांग्रेस ने जोर शोर के साथ 2024 चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और पी चिदंबरम ने न्याय पत्र रिलीज किया। 48 पन्नों के मैनिफेस्टो को कांग्रेस ने न्याय पत्र नाम दिया है। कांग्रेस के न्याय पत्र के कवर पेज पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी की तस्वीर छपी है। पहले पन्ने पर कांग्रेस का चुनावी स्लोगन लिखा हुआ है, जो कि है कि हाथ बदलेगा हालात। कांग्रेस के घोषणा पत्र की थीम न्याय है। कांग्रेस के न्याय पत्र के जरिए समाज के हर वर्ग और तबके तक पहुंचने की कोशिश की गई है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। कांग्रेस का फोकस युवा, महिला, मजदूर, किसान और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग पर है। इसी को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने न्याय की 5 कैटेगरी बनाई है। इनमें शामिल है युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय। हालांकि कांग्रेस ने न्याय पत्र में जिस तरह के बड़े बड़े वादे किए हैं, उन्हें लेकर अभी से सवाल पूछे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के वादे अगर लागू हुए तो अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। इसीलिए जानना जरूरी है कि कांग्रेस की वो 10 बड़ी गारंटी क्या है। आइए देखते हैं। युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी का वादा। ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत युवाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा। छात्रों को 15 मार्च 2024 तक के एजुकेशन लोन माफ करने का वादा। ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की धनराशि दोगुनी करने का वादा। कांग्रेस नारी न्याय के तहत महालक्ष्मी गारंटी का वादा। इसी के तहत गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा। 2025 से कांग्रेस केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का वादा। पार्टी ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना कराने का वादा किया है और आरक्षण की 50% सीमा खत्म करने का वादा किया है। कांग्रेस ने किसान न्याय के तहत एमएसपी को कानूनी दर्जा देने का वादा किया है। किसानों की कर्ज माफी के लिए कर्ज माफी आयोग का गठन करने का वादा किया है। कांग्रेस ने श्रमिक न्याय के तहत न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए करने का वादा किया है।
कांग्रेस ने वादों की गारंटी दी तो बीजेपी ने इसे झूठ का पुलिंदा बता दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र को न्याय बताया तो बीजेपी ने इसे अन्याय से जोड़ दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होते ही इस पर जुबानी जंग शुरू हो गई है। वार पलटवार किए जा रहे हैं, इसके फैक्ट्स को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, इसकी फोटोज को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है, हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी। ये कितनी मजेदार बात है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र का नाम रखा है न्याय पत्र। अब 55 साल तो अन्याय किए हैं, मान लिए। बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है। भ्रम का, झूठों का पुलिंदा और दूसरी तरफ भरोसे की गारंटी। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। जो कर सकते हैं वही हम इसमें घोषणा पत्र में लिखे हैं। किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा। ऐसे में उनके द्वारा न्याय शब्द उनके मुंह पे शोभा नहीं देता है। न्याय केवल एक शब्द नहीं है, न्याय संघर्ष है, न्याय तपस्या है और न्याय हक है। कि कांग्रेस अन्याय की प्रतीक है, अत्याचार की प्रतीक है और भ्रष्टाचार की। कांग्रेस ने हर वर्ग के लिए दिल खोलकर वादों का पिटारा खोला है। सवाल यह है कि इन वादों को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने कुछ ऐसे वादे किए हैं जिन पर लाखों करोड़ रुपए खर्च होंगे। कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफी के लिए कर्ज माफी आयोग के गठन का वादा किया है, लेकिन क्या सरकारी खजाने में इतना पैसा है कि ये गारंटी पूरी हो पाए? लोकसभा में पिछले 7 अगस्त को एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया था कि 30 जून 2023 तक देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसानों ने 21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन ले रखा है। यानी किसानों का कर्ज माफ करने के लिए 21 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम करना होगा। कांग्रेस ने किसानों से वादा किया है कि वो एमएसपी को कानूनी दर्जा देगी। आर्थिक मामलों के जानकारों का अनुमान है कि अगर किसानों को एमएसपी की गारंटी मिली तो इस पर करीब 10 से 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। कांग्रेस ने एजुकेशन लोन माफ करने की बात कही है, इस पर भी भारी भरकम खर्च होगा। राज्यसभा में 5 दिसंबर 2023 को एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया था कि 2020-2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक भारत के सरकारी बैंकों ने 84,105 करोड़ रुपए का एजुकेशन लोन दिया है। यानी कांग्रेस को छात्रों से किए इस वादे को पूरा करने के लिए 84,105 करोड़ रुपए का इंतजाम करना होगा। कांग्रेस ने वादा किया है कि वो गरीब परिवारों की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार 81 करोड़ 35 लाख लोगों को फ्री अनाज बांट रही है। अगर एक परिवार में औसत 5 सदस्य मान ले तो 16 करोड़ 27 लाख परिवारों को फ्री अनाज मिल रहा है। इस हिसाब से जोड़ें तो इतने परिवारों की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने होंगे। इस पर कुल खर्च आएगा 16,27,000 करोड़। तो देखा आपने, हमने आपको सिर्फ कांग्रेस के 4 बड़े वादों का हिसाब समझाने की कोशिश की है। इन 4 योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा, अब जरा इसका मैथमेटिक्स देखते हैं। कृषि कर्ज माफी पर करीब 21 लाख करोड़ रुपए का खर्च, एमएसपी लागू करने के लिए 10 से 12 लाख करोड़ रुपए का खर्च,
एजुकेशन लोन माफ करने पर 84,105 करोड़ रुपए का खर्च, गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना देने के लिए, जो खजाने पर 16 लाख करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। अगर सिर्फ 4 वादों पर खर्च होने वाले फंड को जोड़ दें तो यह 50 लाख करोड़ रुपए बैठता है। आपको एक फैक्ट बताते हैं, मोदी सरकार ने 2022-23 में 45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस को 4 वादों को पूरा करने के लिए 1 साल के कुल बजट से ज्यादा रकम खर्च करनी होगी। सवाल यह है कि इतनी भारी भरकम वादों से कांग्रेस क्या हासिल करना चाहती है। कांग्रेस ने 5 न्याय को चुनाव समीकरणों को ध्यान में रखकर तैयार किया। कांग्रेस ने युवा न्याय के तहत 5 बड़ी गारंटी दी है। कांग्रेस का फोकस 18 से 29 साल के वोटर 21 करोड़ 60 लाख वोटर पर है। नारी न्याय के तहत कांग्रेस ने कई बड़े वादे किए, इसका सीधा असर 47 करोड़ महिलाओं पर है। श्रमिक न्याय के तहत कांग्रेस ने 5 वादे किए हैं। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर मजदूरों की संख्या करीब 29 करोड़ है। वैसे देश में मजदूरों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। किसान न्याय के तहत कांग्रेस ने एमएसपी और कर्ज माफी जैसे वादे किए हैं। इसके जरिए कांग्रेस का फोकस 11 करोड़ किसानों पर है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आज पीएम मोदी ने भी तंज किया। राजस्थान के चूरू में जनसभा के दौरान पीएम ने कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र लाती है जबकि बीजेपी संकल्प लेती है और इसे पूरा भी करती है। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस ने बड़े जोर शोर के साथ 48 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया। इसे पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाली 16 मेंबर की कमेटी ने तैयार किया है। लेकिन कांग्रेस से एक चूक हो गई। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वाटर मैनेजमेंट की एक तस्वीर अमेरिका की बफलो रिवर की लगाई गई है, जबकि इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस की तस्वीर थाईलैंड की। ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है, देखिए इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा। ये न्यूयॉर्क की बफेलो रिवर की है। अब देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक उनकी सोशल मीडिया चेयरपर्सन के अकाउंट से किसने ट्वीट कर दिया था तो पता नहीं लगा पाए, पर उससे बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है, ये फोटो कौन भेज रहा है विदेश से। घोषणा पत्र में कई गारंटी दी गई हैं, लेकिन अभी तक कौन चुनाव कहां से लड़ेगा इसकी गारंटी नहीं हो पा रही है। घोषणा पत्र जारी करने के साथ ही कांग्रेस दिल्ली की सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने को लेकर भी एक्टिव मोड में है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में पार्टी अपने 3 उम्मीदवारों का ऐलान कल कर सकती है। फाइनली सूत्र बताते हैं कि चांदनी चौक से संदीप दीक्षित को टिकट मिलना लगभग तय है, लेकिन बाकी की 2 सीटों पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। इसमें नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट है। नॉर्थ वेस्ट से मल्लिकार्जुन खड़गे उदित राज के पक्ष में, लेकिन कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सीसी के कुछ सदस्यों को इस पर आपत्ति है। उनका सवाल है कि बाहरी उम्मीदवार को तरजीह क्यों। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार रेस में है। अब इन दोनों सीटों पर अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। गठबंधन के तहत कुल 7 सीटों में कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आई हैं। चांदनी चौक सीट पर बीजेपी से प्रवीण खंडेलवाल लड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित का नाम का ऐलान हो सकता है। उत्तर पूर्व दिल्ली से बीजेपी ने मनोज तिवारी को टिकट दिया। कांग्रेस यहां से कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बना सकती है। उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी के योगेंद्र चंदौलिया मैदान में, कांग्रेस यहां उदित राज को टिकट दे सकती है। लेकिन अब दिल्ली से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं। दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर
रायबरेली सीट और करीब 700 किलोमीटर दूर अमेठी सीट की बात करते हैं, जहां कांग्रेस की ओर से अब वो दो नाम सामने आए हैं जिनका इंतजार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता बेसब्री से कर रहे हैं। अब नाम आए हैं या नहीं आए हैं, यह बड़ा रोचक है, क्योंकि खबरें तो बहुत है, लेकिन फैक्ट्स क्या है वो हम आपको बताते हैं। यूपी की रायबरेली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा? अमेठी में कांग्रेस पार्टी का कौन सा चेहरा स्मृति ईरानी को टक्कर देगा? क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे? और क्या राहुल गांधी वायनाड के साथ अमेठी से भी किस्मत आजमाएंगे? बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाली अमेठी रायबरेली सीट पर कांग्रेस के भीतर चल रहे मंथन की एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत ने साझा की। जानकारी के मुताबिक अध्यक्ष खड़गे समेत पार्टी की टॉप लीडरशिप गांधी परिवार पर अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने का दबाव बना रही है। पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं का मानना है कि अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य इन सीटों से नहीं लड़ा तो उत्तर भारत में बड़ा नुकसान होगा, मैसेजिंग गलत जाएगी। यूपी की प्रदेश चुनाव समिति, स्क्रीनिंग कमेटी, रायबरेली और अमेठी की जिला कमेटी इस संबंध में पहले ही प्रस्ताव दे चुकी है। अब तक गांधी परिवार की तरफ से दोनों सीटों पर कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी खबरें हैं, चर्चा है। अमेठी रायबरेली पर फैसला लेने के लिए कांग्रेस के पास अभी समय है, क्योंकि दोनों सीटों पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। अमेठी और रायबरेली को लेकर सवाल यह था कि क्या वहां से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे? इस बीच सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया में कुछ ऐसे बयान दे दिए हैं जिनसे पहली और उलझ गई। रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वाड्रा ने कहा है कि लोग चाहते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ें। रॉबर्ट वाड्रा ने पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग बयान दिए। पहले आपको वो तीनों बयान दिखाते हैं। आज 5 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उन्हें दूसरे दलों से भी ऑफर मिलते हैं। अब ये दूसरे दल कौन है? 4 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा बोले कि अमेठी की जनता चाहती है कि मैं वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ूं। इससे एक दिन पहले 3 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि हर कोई चाहता है कि मैं कई जगहों से लड़ूं। रॉबर्ट वाड्रा के बयानों का मतलब क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें अमेठी में चुनाव लड़ाने का सिग्नल मिल चुका है? इन सब सवालों का जवाब रॉबर्ट वाड्रा ने टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत से एक्सक्लूसिव बातचीत में दिया। आप ये रिपोर्ट दें। रॉबर्ट वाड्रा से टीवी 9 संवाददाता कुमार विक्रांत ने पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? पहले इस पर उनका जवाब सुनिए। ये बात सही नहीं है कि मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। ये है कि लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, और देश के हर कोने से ऐसी पुकार आ रही है, और खाली देश के हर कोने से नहीं, हर पार्टी से भी आ रही है। चुनाव लड़ने की इच्छा के सवाल पर रॉबर्ट वाड्रा ने गेंद अपने पाले में नहीं रखी, लेकिन लोगों का नाम लेकर उन्होंने ये जरूर बताया कि चुनाव लड़ने की आवाज किन किन सीटों से उठ रही है। लोगों की पुकार तो है, और ज़्यादातर है कि मुरादाबाद से है, अमेठी से है, रायबरेली से है, और कुछ और अलग जगह हैं जहां मेरा आना जाना ज़्यादा है। मैंने उनके साथ प्रचार में बहुत मेहनत की। आगे हमने पूछा कि क्या लोग राहुल गांधी की जगह आपको अमेठी से चुनाव लड़ाना चाहते हैं? इस पर वाड्रा का जवाब सुनिए। राहुल हो या प्रियंका हो, या सोनिया जी हो, या कांग्रेस पार्टी हो, मैं अभी उनके लिए कुछ भी नहीं बोल सकता हूं। मैं अपने लिए बोल रहा हूं। और राहुल, हाँ ज़रूर लोगों को लगा है कि, और जो मेरे अनुभव है कि उनसे गलती हुई कि गांधी परिवार के एक सदस्य को वहाँ से हारे हैं वो, और स्मृति जी को जिताया उन्होंने, पर वो उसके लिए क्षमा मांगते हैं, और वो मतलब चाहते हैं कि कोई भी सदस्य वहाँ से लड़े तो वो जरूर जीतेंगे। क्या गांधी परिवार ने उन्हें अमेठी से उतारने का कोई सिग्नल दिया है? इस सवाल का जवाब सुनना जरूरी है। क्या है कि हमें कोई मौका नहीं मिलता है, क्योंकि इतने पोस्टर ऑलरेडी लग चुके हैं, इतनी बातें हमेशा चलती हैं, तो वो तो बात उनके भी समझ में है, मेरे भी समझ में है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उतरने के लिए तैयार हूं, पर वो उनके आशीर्वाद के साथ। वाड्रा खुलकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन इशारों इशारों में अमेठी से लड़ने की इच्छा जरूर जाहिर कर रहे हैं। देखना यह है कि क्या गांधी परिवार रॉबर्ट वाड्रा पर दांव खेलने को तैयार है।
रॉबर्ट वाड्रा अमेठी जाना चाहते हैं, लेकिन संजय सिंह तिहाड़ से आने के बाद चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ, आरोपों के साथ कूद चुके हैं। आज संजय सिंह ने दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर कई बड़े दावे कर दिए हैं। टीवी 9 भारतवर्ष को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ही शराब घोटाला किया है। तो भाजपा ने किया है। गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ का चंदा कैसे दे दिया बीजेपी को? कहां है वो मनी ट्रेल? कहां है मनी की रिकवरी? तिहाड़ जेल से निकलने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह शराब घोटाले को लेकर बीजेपी के खिलाफ फुल एक्शन में हैं। इस मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को साजिश बताते हुए उन्होंने 3 नाम लिए: मगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी और शरद रेड्डी। टीवी 9 भारतवर्ष को दिए इंटरव्यू में सबसे पहले उन्होंने आबकारी केस में मगुंटा रेड्डी और राघव रेड्डी की क्रोनोलॉजी समझाई। ईडी की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। 16 सितंबर पहला छापा मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी के यहां। 10 फरवरी गिरफ्तारी की तारीख 2023। 16 जुलाई अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। 18 जुलाई बेल मिल गई। 9 नवंबर 2022 छापा पड़ा। 10 नवंबर 2022 गिरफ्तारी हुई। 25 अप्रैल केजरीवाल जी का नाम लिया, रिहाई हो गई। इसके बाद संजय सिंह ने इस केस में शरद रेड्डी की भूमिका का जिक्र किया और तारीखों के साथ कुछ चौंकाने वाले दावे किए। 10 नवंबर शरद रेड्डी की गिरफ्तारी होती है और 15 नवंबर को वो 5 करोड़ रुपए की पेशगी नजराना भारतीय जनता पार्टी को देता है और अपनी गिरफ्तारी के दौरान 55 करोड़ रुपए देता है। ईडी को तो मालूम था कि ये किंग पिन है गौरव जी। ईडी तो केजरीवाल जी को किंग पिन कह रही है। वही कह रहा हूं, ईडी कह रही है शराब घोटाले के किंग पिन अरविंद केजरीवाल। लेकिन उसी ईडी ने शरद रेड्डी को किंग पिन कहा जिसने बीजेपी को 55 करोड़ की रिश्वत दी। उसकी पिन निकाल ली, उसको किंग कह दिया बाद में, जैसे उसने 55 करोड़ की भेंट चढ़ाई। संजय सिंह ने अपनी बात साबित करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि शराब घोटाला बीजेपी ने किया। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सामने आई और यह तथ्य सामने आ गया कि ये तो शरद रेड्डी गिरफ्तार होने के बाद, ईडी के किंग पिन कहने के बाद, शराब घोटालेबाज कहने के बाद इसने तो 55 करोड़ की रिश्वत भाजपा को दी है। शराब घोटाला तो भाजपा ने किया है। टीवी 9 को दिए इंटरव्यू में संजय सिंह ने शराब घोटाले में बीजेपी के साथ ईडी और सीबीआई को भी घेरा। उन्होंने कहा कि इस केस के कुल 456 गवाहों में से सिर्फ 4 ने केजरीवाल का नाम लिया, लेकिन ईडी ने पुराने बयान छिपाकर सिर्फ वही सामने रखे जिसमें केजरीवाल का नाम था। राघव रेड्डी और मंगुंटा रेड्डी 10 बयान देते हैं गौरव जी, और उन 10 बयानों में 2 बयान जो केजरीवाल जी के खिलाफ है वो उनके अंतिम बयान है। उस पर ईडी भरोसा करती है और जानते हैं आप, जो पहले के बयान है वो छुपा लेती है। 12 बयान शरद रेड्डी ने दिया, 10 बयान में केजरीवाल का नाम नहीं, 11-12वें बयान में नाम आया, रिहा हो गया, बेल हो गई साहब। संजय सिंह के मुताबिक कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद उनके वकीलों ने जब दस्तावेजों की पड़ताल की तब ईडी की जांच और सबूतों से जुड़े ये तथ्य सामने आए। टीवी 9 से बातचीत में संजय सिंह ने जिन 3 लोगों के नाम लिए हैं वो कौन हैं? आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद रहे मंगुंटा रेड्डी हाल ही में टीडीपी में शामिल हुए। राघव रेड्डी टीडीपी नेता मंगुंटा रेड्डी के बेटे हैं और वो भी इसी पार्टी में हैं। शराब घोटाले में दोनों से ईडी की पूछताछ हो चुकी है। जिस साउथ ग्रुप पर रिश्वत देने का आरोप है ये उससे जुड़े बताए जाते हैं। शरद रेड्डी जिन पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने का आरोप है वो अरविंदो फार्मा के डायरेक्टर हैं। वैसे आज दिन भर इस मुद्दे पर दिल्ली में सियासी घमासान रहा। अब बीजेपी कह रही है कि संजय सिंह जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं संजय सिंह ने सफाई दी है कि वो अपने केस पर नहीं बल्कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर बात कर रहे हैं। वो कोर्ट पे इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे शराब घोटाले के सरगना वही हैं, किंगपिन वही हैं। अपने केस पे नहीं बोलूंगा, लेकिन जो केजरीवाल जी का केस है, जो मनीष सिसोदिया जी का केस है, ये खुली किताब की तरह सामने। 1 रुपए अरविंद केजरीवाल जी के घर पे नहीं मिला, 1 रुपए मनीष सिसोदिया के घर पे नहीं मिला।
विपक्ष की तरफ से भले ही कितने आरोप लगाए जाएं, लेकिन बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री नॉन स्टॉप कैंपेनिंग मोड में। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपनी हर चुनावी रैली में राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। राम मंदिर के बहाने वो कांग्रेस पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आज राजस्थान में चुरू की चुनावी रैली के मंच से उन्होंने एक बार फिर भगवान राम का नाम लेकर कहा कि कांग्रेस को जनता राम राम करने वाली है। उन्होंने राम मंदिर पर कांग्रेस की एक एडवाइजरी का जिक्र किया। वो एडवाइजरी क्या है यह हम आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले कल बिहार के जमुई में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भी उन्होंने कहा था कि ये लोग राम मंदिर का उपहास उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। तो क्या राम मंदिर का कार्ड ही एनडीए के 400 पार की गारंटी है? इसीलिए पीएम मोदी राजस्थान से बिहार तक राम मंदिर के बहाने कांग्रेस के खिलाफ हमलावर है। आइए देखिए। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। चुरू में रैली के मंच से जब पीएम मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ चुन चुनकर वार किए तो उनके तर्कश से भ्रष्टाचार, परिवारवाद, 3 तलाक और राम मंदिर वाले शब्द बाढ़ निकले। इनमें राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिसे पीएम मोदी अपनी हर चुनावी रैली में उठा रहे हैं। वो बार बार राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र कर रहे हैं। इसके बहाने कांग्रेस के राम विरोधी होने का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। चुरू की रैली में भी पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस राम का नाम लेने से डरती है कि पता नहीं कब राम राम हो जाए। फिर तो एक मुझे पत्रकार बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। हमारा देश, हमारी आस्था, इनका इतना घोर अपमान ये देश सह नहीं सकता है। राजस्थान हो या बिहार, हर जगह पीएम मोदी भगवान राम का नाम लेकर कांग्रेस पर वार कर रहे हैं। हमारी सरकार में राम मंदिर का 500 वर्ष पुराना सपना पूरा हुआ। जबकि यही आरजेडी कांग्रेस ने राम मंदिर ना बने इसके लिए पूरी ताकत लगा दी थी। आज भी ये लोग राम मंदिर का उपहास उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। राम मंदिर 2024 के चुनाव का एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए पीएम मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के सभी बड़े नेता राम के नाम पर कांग्रेस को घेर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। बीजेपी एक तरफ राम मंदिर का श्रेय ले रही है, दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं की राम विरोधी बयानबाजी को मुद्दा बनाकर हिंदुत्व के एजेंडे के बहाने चुनावी बिसात सेट कर रही है। तो देखा आपने किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, अलग अलग लेवल पर राजनीति चल रही है और इलेक्शन कैंपेनिंग एकदम चरम पर है। एक तरफ राम मंदिर की बात हो रही है, एक तरफ गारंटी की बात हो रही है, किसी का मैनिफेस्टो गड़बड़ है। सूर्य ग्रहण आपको याद होगा, जब भारत में सूर्य ग्रहण लगता है तो उसको अलग अलग मान्यताएं हैं, कहीं सूतक माना जाता है, कहीं कुछ माना जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है, खुली आंखों से देखा नहीं जाता है, लेकिन एक मुल्क में इसको लेकर बाकायदा पैसा कमाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में करोड़ों लोग 8 अप्रैल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब कुछ पलों के लिए चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेगा। 4 घंटे 25 मिनट का ये सूर्य ग्रहण पिछले 50 साल का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा।
इस खगोलीय घटना को लेकर अमेरिका में जश्न का माहौल है। 4 दिन 13,000 करोड़ का कारोबार। अमेरिका में सूर्य ग्रहण खुशियां लाया हजार। 50 साल का सबसे लंबा ग्रहण, एक साथ 50 लाख लोगों का मूवमेंट। ये अमेरिका में सूर्य ग्रहण को देखने की बेताबी है, क्योंकि इतना लंबा और इतना साफ सूर्य ग्रहण अगले 20 सालों में देखने को नहीं मिलेगा। अमेरिका में हजारों लोगों ने हवाई जहाज से सूर्य ग्रहण को देखने के लिए बुकिंग कराई। आसमान से वो सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा देखने के लिए लाखों खर्च कर रहे हैं और कुछ इस तरह 8 अप्रैल को वो सूर्य ग्रहण के साक्षी बनेंगे। हजारों लोग इस अद्भुत घटना को 30,000 फीट की ऊंचाई से देखना चाहते हैं। अमेरिका में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने 4 महीने पहले ही पता कर लिया था कि आखिर सूर्य ग्रहण कहां से होकर गुजरेगा और इसके लिए उन्होंने पहले से ही बुकिंग करा ली है। और अब यहां देखिए, 8 अप्रैल को अमेरिका में कुछ इस तरह का नजारा होगा। अमेरिका में लाखों लोग खुले आसमान के नीचे एक साथ आकर सूर्य ग्रहण को देखने के लिए बेताब हैं। इस अद्भुत घटना को देखने के लिए करीब 50 लाख लोग अमेरिका में उस जगह पहुंच रहे हैं जहां सूर्य ग्रहण बेहद साफ दिखाई देगा। अमेरिका में सैन एंटोनियो, डालास, लिटिल रॉक, इंडियानापोलिस, क्वीनलैंड, बफेलो और बर्लिंगटन में बिल्कुल साफ सूर्य ग्रहण दिखेगा। दिन में 1:27 से 4:35 तक पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा। करीब 4 करोड़ 40 लाख लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण के साक्षी बनेंगे। इसे लेकर विमानों में टिकट की मांग 1500% बढ़ गई है। साउथ वेस्ट और डेल्टा जैसी एयरलाइंस 185 किलोमीटर के रूट पर कई फ्लाइट चलाएंगी। कई विमान कंपनियां सरकार से घुमावदार रूट की मंजूरी में जुटी हैं, ताकि दाईं और बाईं दोनों ओर की विंडो सीट पर बैठे लोग इस मनोरम दृश्य को आराम से देख सकें। वहीं अमेरिका के कई शहरों में होटलों की मांग 12 गुना तक बढ़ गई है। सामान्य दिन में एक रूम का किराया $120, लेकिन 8 अप्रैल को एक रूम का किराया $1585 होगा। यानी इन सबको मिलाकर अगले 4 दिनों में अमेरिका में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हो सकता है। राजस्थान के मिशन 25 पर प्रधानमंत्री मोदी कल दोपहर 2:30 बजे पुष्कर में करेंगे जनसभा को संबोधित। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का चुनाव आयोग पर हमला, बोली बीजेपी का मुखपत्र बन गया है चुनाव आयोग। खजुराहो से एसपी उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन निरस्त होने पर भड़के अखिलेश यादव, कहा यह लोकतंत्र की हत्या। गुजरात में कांग्रेस को नहीं मिल रहे कैंडिडेट, 4 सीटों पर अब तक उम्मीदवारों का ऐलान बाकी। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को मिली महागठबंधन में जगह, बिहार में आरजेडी ने अपने कोटे से दी 3 सीटें। धर्मशाला से कांग्रेस के बागी विधायक और बीजेपी उम्मीदवार सुधीर शर्मा ने हिमाचल के सीएम को भेजा 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस। सुक्खू ने लगाया था बीजेपी से 15 करोड़ रुपए लेने का आरोप। कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियां, सहारनपुर में पीएम मोदी के साथ रैली, बिजनौर और नगीना में भी सभाएं। 7 अप्रैल को गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर जाएंगे अखिलेश यादव, मुख्तार अंसारी के घर वालों से मिलेंगे। अमेठी से चुनाव लड़ने की रॉबर्ट वाड्रा की इच्छा पर अजय आलोक का जवाब, रॉबर्ट वाड्रा की पहचान सिर्फ प्रियंका के पति के तौर पर, अमेठी की जनता सिर्फ स्मृति ईरानी को जानती है। और आगे देखिए, जब मैदान में मोदी आते हैं तो कितना वोट बढ़ाते हैं, द पीएम फैक्ट।